बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आज मैं और आप जिस दौर में जिंदा हैं, एक ज़माने बाद जब तारीख के औराक में इसे कलम बंद किया जाएगा तो यकीनन ये लिखा जाएगा कि ये एक अजीब व गरीब दौर था, क्योंकि ये वो दौर था कि जब एक ऐसा मुल्क जिसकी कुल आबादी का 97% मुसलमानों पर मुश्तमिल था, उसी मुल्क में न सिर्फ इंसानियत का बल्कि मुसलमानियत का भी कत्लेआम होता रहा। तारीख के औराक में यकीनन ये बात लिखी जाएगी कि ये एक ऐसा मुल्क था जहां पर जहाद करने वाला भी खुद को मुसलमान कहता था और जहाद में मरने वाला भी खुद को मुसलमान कहता था। ये लिखा जाएगा कि ये एक ऐसा मुल्क था जहां पर खुद को शमले ना सिर्फ बाजारों में और इदारों पर हुए बल्कि मिज़ारों पे, दरगाहों पर भी ये खुद को शमले हुए। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी ऐसा ही खुद को शमला हुआ था। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी जगह है। नाज़रीन, इस वक्त मैं हजरत अली हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर लोग आकर फैज़ हासिल करते हैं। कोई दुआ मांगने आता है, कोई मन्नत मानने आता है और यकीनन लोगों को फैज़ मिलता भी है। किसी को दुआ की कबूलियत की सूरत में फैज़ मिलता है, किसी को हाजत पूरी होने की सूरत में फैज़ मिलता है। कोई भूखा आता है तो लंगर से अपना हिस्सा लेकर जाता है, कोई प्यासा आता है तो दूध पीकर जाता है। लेकिन एक दिन इस जगह पर ऐसा भी आया था कि जब लोग यहाँ से अपने प्यारों की लाशें लेकर गए थे। एक दिन ऐसा भी आया था कि जब लोगों के प्यारे जख्मी हालत में उनको यहाँ पर मिले थे और वो उन्हें यहाँ से उठाकर अस्पताल में लेकर गए थे। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, जबकि इस मज़ार पर एक खुदकुश हमला हुआ था और उसमें 47 लोग शहीद हुए थे और 204 के करीब जख्मी हुए थे। इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और वो लोग जिसके जिम्मेदारान थे, क्या उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया गया कि नहीं, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। 1 जुलाई 2010 हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 3 खुदकश बमबारों ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। पहला धमाका वजू खाने में हुआ, दूसरा मज़ार के गेट पर और तीसरा धमाका मज़ार के अहाते में हुआ। रेस्क्यू हुक्काम की फौरी रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों ने धमाके में 20 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 47 ज़ायरीन शहीद हुए जबकि 204 जख्मी हुए। नाजरीन, इस धमाके के बाद एक FIR थाना लो माल में दर्ज की गई, जो कि दफा 302, 324, 427, 34 पाकिस्तान पीनल कोड और दहशतगर्दी के एक्ट के तहत दर्ज हुई। धुआं इतना था, नजर नहीं आ रहा, तो असर क़यामत का समा था। नाज़रीन, मुझे इंसाफ चाहिए कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद महज दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले अफराद और उन पर गुजरने वाले दुख की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आज की एपिसोड में हम हुकूमत की हिकमत अमली का जायजा भी लेंगे और साथ ही अपने नाजरीन को ये भी बताएंगे कि ऐसे केसेस में दर्ज होने वाली FIR और अदालती कार्रवाई में हमारी हुकूमतें कितनी संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और ऐसे वाक़यात की तफ्तीश क्या मुकम्मल होती है या इतनी बड़ी तबाही के वाक़यात पुलिस स्टेशन की रद्दी और अदालतों की बंद फाइलों में तब्दील होकर रह जाते हैं। इस वाक़े के बाद बहुत सारे घरों में सफ़े मातम बिछ गया। इस वक्त मैं कमाहा गांव में मौजूद हूं, जहां पर ऐसा ही एक घर है जहां पर एक नौजवान लड़का मोहम्मद ताहिर रहा करता था कभी, और दाता साहब के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद फिर कभी वो अपने घर वापस नहीं आया, उसकी लाश वापस आई। यहाँ आने का मकसद ये है कि इस घर वालों से बात की जाए और उनसे जाना जाए कि इस वाक़े का उन्हें कैसे पता चला और फिर उनके ऊपर क्या गुजरा।
रजिया बीबी एक बदनसीब माँ जो अपने जवान बेटे को हजरत दाता गंज बख्श के मजार पर होने वाले धमाकों में खो चुकी है। इस औरत को नहीं मालूम था कि इसका बेटा घर से सही सलामत दरबार में हाजिरी देने जाएगा तो सही, मगर जिंदा वापस नहीं आएगा। ये तो सुबह ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ। 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस बूढ़ी माँ को सुकून नहीं मिल सका। शायद इसलिए भी कि दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात में मुलव्वस अफराद और मास्टरमाइंड्स को तो आज तक पकड़ा नहीं जा सका, और ना ही ऐसे वाकयात में जा बहक होने वाले अफराद को अमन की सूरत में इंसाफ मिल सका। ਅੱਖ ਸੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕੇ 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 ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ जाना ਉਹਨੇ। उस दिन जिस दिन ये वाकया हुआ आपसे मिलके गए थे जी। क्या कुछ बताएंगे हमें, किस तरह से बात हुई? जब मैं काम से आया था वो आया, उस वक्त आया काम पे। जब काम पे आया तो फौरी तो नहा लिया उसने, कपड़े बदले, चेंज किए। तो कहने लगा भी मैं दास साहब जा रहा हूँ। मैं चले नहीं भाई, तो हम इंतज़ार करते रहे 10 बजे से लाकर 11 बजे से। मैं चलो कोई बात नहीं, सुबह आ जाएगा। तो सुबह बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। तो घर से फ़ोन किया, अभी नदीम ने फ़ोन किया भी अबू ताहिर नहीं है। फिर हमने अपने रिश्तेदारों से फ़ोन किया, कहने लगे भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे छोटे भाई ये भतीजे सब हॉस्पिटल में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अपनी जेब से मोबाइल निकाला, फ़ोन किया उनको, तो फ़ोन ही हो रहा था। फिर मैं घर वालों को फ़ोन किया तो वो सारे हॉस्पिटल में चक्कर लगाने चले गए। मैं 2-3 दफा बच्चे के खोल गया था जब डेड बॉडी पड़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही। फिर दोबारा सारे अस्पताल में चक्कर लगाकर फिर वापस आए। तो मैं कहा यार हूँ आपको सिर्फ डेड बॉडी मिलेगी, बेटा नहीं मिलेगा। नदीम आप ये बताओ कि जब आपके भाई इस तरह से शहीद हुए तो उसके बाद फिर डेड बॉडी वगैरह लेने के लिए आप गए थे साथ? हाँ मैं साथ ही था। तो डेड बॉडी आपने पहचानी थी? नहीं, बड़े भाई ने पहचानी थी। मैं और वालिद साहब और मेरा एक कज़न था साथ। तो हम उस वक्त गए तो हमें तो कोई पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ है क्या नहीं। हम उसी लाश पर ऐसे हाथ भी रखा है। फिर मैंने कहा नहीं यार ये ऐसे हो नहीं सकता। मैंने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता इसे। तो बाद में फिर तकरीबन 12 बजे तक हम कभी उधर घूमते रहे ऐसे, कभी उस हॉस्पिटल में कभी उसमें। तो उसके बाद जब उधर गए फिर भाई और बहन भाई था साथ, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार भाई अब जिंदा नहीं है। आपको पता है कि इस केस में क्या पैरवी हुई है हुकूमत की जानिब से? सर कोई केस नहीं हुआ, कोई नहीं हमारे पास आया, कोई किसी ऊपर वाला कोई आदमी नहीं आया हमारे पास। जब जनाजा होता इतना जनाजा कोई शुमार नहीं थी, मगर कोई आदमी हुकूमत का नहीं आया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। तो आज तक कोई नहीं आया। अपने बेटे के चले जाने के बाद हुकूमत से आपकी क्या उम्मीदें थी, आपकी क्या ख्वाहिश थी, आपको इंसाफ क्या चाहिए था? इंसाफ तो चाहिए, वो जो कर रहे हैं ना वो उनको चाहिए कि उनका सजा पूरी दे इस चीज की, जिन्होंने ये काम किया, जिसने इसे काम किया है। क्योंकि वो तो बेटा शहीद हो गया, ठीक है ना, उनको तो अल्लाह पाक ने मुकाम दिया है। तो जो कर रहे हैं वे उनको चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे शहीद हो, मैंने अपनी आंखों से देखी है कि लाशें पड़ी थी, हर वो बने ना रैक में लाशें पड़ी थी कि किसी की आंख नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी की लात नहीं है, किसी की बाजू नहीं है। ये तो मैंने अपने आंखों में सारा देखा ना मंजरा। तो ऐसे भी देखे को जो गलनी बची है बोरिये में पड़े थे, वो भी भाई को लाल हो गए, किसी बैंक के भाई हो गए,
नाज़रीन, ये अब जो कह रहे हैं ना कि मुझे इंसाफ ये चाहिए कि वो लोग जो इस वाक़े के पीछे मुलव्वस थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैं ये इनकी ख्वाहिश है ताकि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो, दोबारा किसी माँ की गोद ना उजड़े, दोबारा किसी बाप की आंखों में आंसू ना आए, दोबारा किसी को अपना जवान बेटा खोना ना पड़े। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये FIR है जी, ये कैमरे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये FIR है जो इस वाक़े के खिलाफ दर्ज हुई थी 302 की दहशतगर्दी के इस वाक़े के खिलाफ, और इसके आगे ये रिपोर्ट लगी है पुलिस की तफ्तीश की, और पुलिस ने इसके अंदर लिखा है कि हम मुल्ज़िमान को ट्रेस नहीं कर सकते, यानी कि अदम पता मुल्ज़िमान जो हैं उनको हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, उनको ढूंढ ही नहीं सकते, उनको पकड़ ही नहीं सकते। अगर ये पुलिस की परफॉर्मेंस है तो क्या ये वाक़यात रुक सकते हैं? इनकी जो ख्वाहिश है क्या वो पूरी हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बख्शिश का ये सामा हुआ फिरता है, सारा शहर ही परेशान हुआ फिरता है। एक बारू जैकेट और नारे तस्बीर, रास्ता खुद का आसान हुआ फिरता है। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ। जाने कौन कब किसे मार दे, काफिर कहकर शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है। 7 दिसंबर 2009 लाहौर के इलाका इलामा इकबाल टाउन में वाक़या मून मार्केट में 3 सेकंड के वक्फे से 2 बम धमाके हुए। सरकारी हकाम के मुताबिक एक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बम के फटने से हुआ और दूसरा धमाका बाजार के अंदर एक स्टॉल के नीचे रखे बम से हुआ। इस धमाके में तकरीबन 40 अफराद शहीद और 100 से जायद अफराद जख्मी। इन धमाकों में दर्जनों घरों के चश्मो चिराग बुझ जाने के बाद एक FIR थाना इकबाल टाउन में दर्ज की गई। इस मुकदमे में भी तफ्तीश के दौरान किसी को गिरफ्तार न किया जा सका और मुल्जिमान का कोई सुराग ना लगाया जा सका। इस केस में तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के ना मिलने पर मजीद तफ्तीश करना बेसूद है लिखकर रिपोर्ट दहशतगर्दी की अदालत में साल 2011 में भिजवा दी और फिर अदालत ने पुलिस की ये जिम्मेदारी लगाई कि वो मुल्जिमान को ढूंढे और उनको ढूंढने के बाद उनको गिरफ्तार करे और अदालत में पेश करे। लेकिन अभी तक इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है और उसके बाद इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मून मार्केट ब्लास्ट में अपने 19 साला बेटे को खो देने वाली मां आज भी अपने मासूम बेटे के कातलों को इंसाफ दिलवाने की मुंतजर है, मगर इंसाफ इसको नहीं मिल सका। किसी टाइम भी नहीं भूलता, हर टाइम ही जहन में रहता है। कोई टाइम ऐसा नहीं गुजरता कि जो मैं उसे भूल जाऊँ। हर वक्त वो मेरे जहन में रहता है। दहशतगर्दियों का ये उनको अल्लाह ताला हमें इंसाफ तो अभी तक मिला नहीं है उनका। हम तो उनको ही कहेंगे ना जिन्होंने ये हमारे साथ ऐसा किया है, किसको और कहें हम। कभी सोचा था कि आपके बच्चे के साथ इस तरह हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिस दिन घर से गया हमने तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, कोई हमें खबर ही नहीं थी।
किसी किस्म का नहीं था पता कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। बुशरा मकसूद का 19 साला बेटा आमिर चिप्स आइसक्रीम की दुकान पर हेल्पर का काम करता था। एक शाम वो मामूल के मुताबिक दुकान पर काम करने के लिए गया, मगर कुछ ही देर बाद इसके घर वालों को इसके जख्मी होने की इत्तला मिली। बुशरा बीबी को भी बताया गया कि इनका मासूम बेटा सिर्फ जख्मी हुआ है, जिस पर शायद इनके दिल को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, मगर फिर भी उन्होंने सारी रात तारे गिन गिन कर गुजारी और दिन चढ़ते ही उसको पहली खबर ये मिली कि उसका बेटा आमिर शहीद हो चुका। पहले तो देखते थे खबरें वगैरह, उस दिन पता नहीं क्या है कि बंद ही था उस टाइम। तो हमारे अजीज़ लोगों ने जो उधर थे मार्केट में, उन्होंने हमें बताया कि इधर बम ब्लास्ट हुआ है, तो आमिर खैरियत से ही है, तो उसे हम हॉस्पिटल ले गए हैं। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं। उधर मार्केट में तो रास्ता ही नहीं ना हुआ कोई भी, तो हॉस्पिटल में गए हैं। वहाँ पे भी उसकी ना कोई आवाज़ ना सुनाई, ना कोई बात हुई है उससे, कुछ भी नहीं हुआ। तो सारी रात उधर ही एमरजेंसी में ही रहा है। ऑपरेशन कह रहे हैं कि किया है उसका, तो ये भी नहीं समझ आई कि उन्होंने ऑपरेशन किस चीज़ का किया है। तो सुबह 4 बजे के टाइम पे उसकी डेथ हो गई है। पहले जो बम ब्लास्ट हुआ तो चला गया, भाग गया। तो उसके बाद वो ये कि मैं किसी की दुकान है कि मैं उसे बंद करके तो घर चला जाऊँ, तो बंद तो की नहीं, अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो पीछे ही उसके वो दूसरा ब्लास्ट हो गया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। वहीं से लोगों ने फिर उठा के उसे ले गया। हमारे से तो कोई इसकी बातचीत ही नहीं हुई। नाजरीन, हमारे मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में कमी तो दूर, आज तक ऐसे वाकयात में हलाक हो जाने वालों को इंसाफ तक नहीं मिल सका। शायद इसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमतें ऐसे वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के हवाले से संजीदगी नहीं दिखा सकी, और ना ही हमारा तफ्तीशी निज़ाम ऐसे वाकयात के हवाले से मेहनत करके मुल्जिमान तक पहुंचने के हवाले से अहल है। तभी तो लाहौर जैसे शहर में होने वाली दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात में पुलिस ने मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश करने की बजाय ऐसी कोशिश को ही ला हासिल कहकर फाइल दाखिल दफ्तर कर दी। किस इंसाफ की तवक्को है आपको जो आपको नहीं मिला अभी तक? यही जो दहशतगर्दी हो रही है, इसका क्या है, कुछ भी अभी तक कुछ बना नहीं है। क्या करना है इन चीज़ों को? यानी कि आप ये कह रही हैं कि जब इस दहशतगर्दी का सद्देबाब होगा तब आपको इंसाफ मिलेगा। जी, ये दहशतगर्दी खत्म होनी जी, चाहिए, सही। दोबारा ऐसे खुद को हमले नहीं होने हाँ चाहिए। जी, यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। पुलिस से, हुक्मरानों से, सियासतदानों से, लीडरों से, सारों से नाउम्मीदी है। इन्होंने क्या करना? छोटा मोटा केस हो जाए वो नहीं सोल्व कर सकते। ये तो बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। इन्होंने अच्छे असूल अपनाए होते, जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाई होती, तो इन पर एतबार होता तो वो आम थानों में जाती हैं। जिन्होंने रिपोर्टें दर्ज करा ली उनके साथ क्या हो रहा है? न्यूज़ हम देखते हैं आए दिन, कोई ना कोई मुकदमा चाह रहा होता है, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। ठीक है, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन 100% सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। ये दहशतगर्दों को पकड़ना, चोरों को, तो हमने पीछे जाके क्या करना था? इंसाफ तो अभी तक नहीं मिला। पैसों से क्या, 5 लाख ठीक है हमें मिल गया, लेकिन वो मेरा भाई तो नहीं ना वापस आएगा। आपकी नज़र में इंसाफ क्या है? मेरी नज़र में इंसाफ यह है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, दहशतगर्दों को सरेआम सजा दी जाए, इन्हें चौक पे सरेआम छुपाया ना जाए। जैसे हमारे भाई शहीद हुआ है, और भी लोग जितने भी दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, दहशतगर्दों को भी सरेआम सजा दी जाए, फिर इंसाफ होगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हुक्मरान ही वैसे हैं तो क्या करना? अवाम भी वैसी है, हुक्मरान भी वैसा है।
बहनों को बहुत उम्मीदें होती हैं अपने भाइयों से, तो यही चाहती हूँ किसी के भाई के साथ ऐसा ना हो। बस दहशतगर्दी में चाहती हूँ खत्म हो जाए, किसी के साथ किसी का भाई दूर ना हो उसकी बहन से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मून मार्केट लाहौर में मौजूद हूं और ये वो मार्केट है जहां पर 2009 में खुदकुश बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में बहुत से बेगुनाह मासूम शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस धमाके के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई और उस FIR की बाकायदा तफ्तीश भी हुई। उसका फेट क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, ये हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमत की तरफ से किसी को लें और उसका इंटरव्यू करें और उसके सामने वो चीजें रखें। लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि ये जो धमाका हुआ और उसके नतीजे में बहुत से शहरी शहीद हुए, उन्हीं में एक बच्चा था मोहम्मद आमिर, जिसके वालिद साहब यहाँ से कुछ फासले पर समोसों की एक रेडी लगाते हैं। अभी हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। मकसूद साहब, आपका बेटा आमिर जो है वो यहीं पर काम करता था जब ये बम धमाका हुआ? ये इधर ही काम करता था। और इस जगह पे बम धमाका हुआ और यहीं पर वो जख्मी हुआ? हाँ, इधर जख्मी हुआ था। तो उस वक्त वो दोस्त से शहजाद अस्पताल ले गए, तो सुबह 4:45 बजे उसकी खामोश हो गया। आप तब कहाँ थे? मैं उस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में काम करता था। उधर से मैं 15-20 मिनट बाद इधर आया हूँ, तो उसे दोस्त उठा के शहजाद अस्पताल रिक्शे में बिठा के ले गए। तो इधर आया हूँ तो अंधेरा था, तो लाशें पड़ी हुई थी। तो क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से, जो कार्रवाई बाद में पुलिस ने की, FIR दर्ज कराई, उसके हवाले से क्या कहेंगे? कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने उस वक्त मौजूद था। मैं FIR मेरे साइन भी हुए थे, जो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया था बच्चे का। तफ्तीश का क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। मुल्जिमान पकड़े गए? कुछ भी नहीं। अखबार पे आया था कि इधर रशीद साहब हैं इधर सरनाबाद में, उनके घर वो जो जिसने धमाका किया था, शायद इमरान या हमजा नाम का लड़का था, तो वो रशीद के बारे, अब्दुल रशीद के बारे पता चला तो वो पकड़ा गया। उसके बाद हमें नहीं मालूम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस इंसाफ की तवक्को है आपको? क्या इंसाफ चाहते हैं? सर, इंसाफ तो यहाँ मुझे तो नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको क्या इंसाफ चाहिए तो क्या कहें? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून आना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे अकेले को नहीं। हमारे जैसे हज़ारों हैं, लाखों हैं जो इसी तरह वो बेहसी का शिकार है। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अभी तक ये देखें, मियाँ साहब ने ऐलान किया था मेरे बच्चे के नौकरी का, वो पहले जाते रहे हैं, वो कहते हैं जी मियाँ साहब से जाओ, पीपल पार्टी की हुकूमत थी, अभी उनकी हुकूमत है। तो ये रमज़ान से पहले मैंने दरख्वास्त दी हुई है, 94 नंबर है वापडा, उसमें इलेक्ट्रिकल कर रहा है बच्चा, तो कोई नहीं सुन रहा, कहते बैंड लगा हुआ है। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे वैसे ही जहन में याद आ रहा है कि 9/11 का जब वाक़या हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद फिर लंदन में हमने देखा 26/11 का वाक़या हुआ, तो ऐसे जैसे पूरी दुनिया में एक तूफान आ गया और उन लोगों ने इतनी हंगामी बुनियादों पे दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन बनाए, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई और उसके बाद एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त कर दिया ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में कई खुदकुश हमले हो चुके, कई 9/11 हो चुके, कई 26/11 हो चुके, कई बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद जिस लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज अपनाई जानी चाहिए थी और उनका नफाज होना चाहिए था, वो हमें नहीं नजर आता। इन दो वाकयात के हवाले से स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की और पुलिस की क्या प्रोग्रेस है, इस पे प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह, जिनसे खुदकुश हमलों के हवाले से बात करेंगे। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा पहला सवाल यह है कि कल मैं 2 फैमिलीज़ को मिला हूँ जो कि विक्टिम्स हैं मून मार्केट ब्लास्ट की और दाता साहब ब्लास्ट की, और वो लोग ये कहते हैं कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया और हमारे जो प्यारे हैं वो तो चले गए, वो हमारा लॉस रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम मुल्ज़िमान को पकड़ें ताकि दोबारा इस तरह के हमले ना हो। देखिए, ये जो खुदकुश हमले पूरे मुल्क में हो रहे हैं जी, और यहाँ लाहौर में भी हुए हैं, उनके मास्टरमाइंड जो हैं वो तो साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान में बैठे हैं, जो हर हमले के बाद जो है वो जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। किसी जमाने में वो बैतुल्लाह महसूद साहब थे, अब फिर उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद थे, आजकल मौलाना फजलुल्लाह साहब हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो दाता साहब में 2010 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 47 के करीब मासूम शहरी शहीद हो गए और तकरीबन 200 के करीब जख्मी हुए, उसके बाद तफ्तीश का क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा निकला, ये आपको मालूम? जी बिल्कुल मालूम है। क्या हुआ? वो जो खुदकुश हमलावर था, वो उसकी जो उसमें जो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उसको फैसिलिटेट किया था, वो लोग जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, मेरे पास ये पुलिस की रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने अपना फीडबैक दिया, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो रिस्पांस था वो दिया। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट है जी, ये देखें, ये पुलिस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी के मतलब तो मैं इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी ये है कि आपका जो पुलिस का महकमा है उन्हीं ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, और मैं आपको बताऊं, आप मुझे कह रहे हैं ना कि वो तफ्तीश अपने मंतकी अंजाम को पहुंची, कुछ भी नहीं हुआ राना साहब। ये FIR है दाता साहब के बॉम्ब ब्लास्ट की। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुने। आप मेरा पूरा सवाल तो सुन लें, उसके बाद आप जवाब दें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। ये FIR है और ये उसके बाद चालान जमा कराया पुलिस ने, जिसमें लिख दिया है कि हम मुल्जिमान को ट्रेस नहीं कर सकते। ये आप देख लीजिए, कैमरे में मैं दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा जी हम मुल्जिमान को ट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए अदम पता लिख कर इसको रिकॉर्ड रूम की नजर कर दिया। यानी कि 50 के करीब शहरी शहीद हो जाते हैं, मासूम 200 से ऊपर जख्मी हो जाते हैं, और पुलिस कहती है कि हम मुल्जिमान को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है, हम उन्हें ट्रेस ही नहीं कर सकते। पुलिस बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन आप की समझ जो है ना वो इस टॉक शो तक महदूद है, और आप इसमें जो है वो इससे आगे जो है वो आप ना समझ रखते हैं, और ना करें राना साहब, सवाल का जवाब, और ना ही आपको ये बात बताई जा सकती है। राना साहब, आप जाती हमले ना करें, जातियात पे ना जाएं। मेरी समझ कितनी है कितनी नहीं है उसको आप छोड़ दें, वो आपका डोमेन नहीं है। शो जो है लॉ मिनिस्टर आपका इस तरह की टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है ना, वो आपके थ्रू नहीं लड़ी जा सकती। नहीं, टेररिज्म के खिलाफ नहीं, सुन ले ना, बात सुने ना, जी सुनाइए ना, मैं तो कह रहा हूँ आपको एक सुनने की जो है ना वो आपको में सलाहियत नहीं है। बिल्कुल है। बात ये है कि ये वार ऑन टेररिज्म जो है ना, ये इस आपके टॉक शो से बालातर चीज है। वो इस इन केसेस में जो इंफॉर्मेशन, जो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स हैं, वो आपके प्रोग्राम में ऑन एयर नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है इसको आप ओन करते हैं? ये रिपोर्ट फेक है। ये रिपोर्ट फेक है? आपने कहा ना कि ये रिपोर्ट फेक है क्योंकि इसमें मुल्जिमान के हवाले से लिखा है कि हम उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते। तो अब ये अदालत का ऑर्डर है मेरे पास मून मार्केट ब्लास्ट के हवाले से, अब ये तो फेक नहीं है ना, ये तो फेक नहीं है। और इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि क्योंकि पुलिस मुल्जिमान को ट्रेस नहीं कर सकी, लिहाजा इसको रिकॉर्ड रूम में फाइल को हम डाल रहे हैं। अब ये तो फेक नहीं है राना साहब? ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थाने में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन में वो मुल्जिमान को ट्रेस नहीं कर सके, उन्होंने चालान अदालत में पेश कर दिया। अच्छा, और उसके ऊपर अदालत ने वो हुक्म लिख दिया। ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक यानी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन और एंटी टेररिज्म की जो मूव है, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स और जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो जो काम कर रही हैं, वो काम अलहदा से है। और उस दौर में जब ये सारा कुछ हो रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा बेहतर काम किया है, और जिसकी वजह से ये जो फैसिलिटेटर्स और ये जो यानी एक नेटवर्क बना हुआ था, उस नेटवर्क को उन्होंने ब्रेक किया। 2008 में टोटल तकरीबन 2150 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, और उसमें से 67 जो हैं वो सुसाइड अटैक्स थे। 2009 में
2500 बल्कि 2600 के करीब टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और उसमें से 87 जो है वो सुसाइड अटैक्स थे। और इसी तरह ये फिगर बढ़ा है। आप कह रहे हैं ना कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और खुदकुश हमलों की शरह में कमी आई है, ये तो बड़े हैं, स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि बड़े हैं। तो आपके फिगर्स ठीक है, आपकी स्टेटमेंट्स ठीक है, ये आपके फिगर्स गलत हैं। मतलब कि कोई बुनियाद भी आप बता दें फिर सही फिगर्स क्या हैं? सही फिगर्स मैं इस वक्त तो खैर लेके नहीं बैठा, मेरे पास और आप शेयर भी नहीं कर सकते होंगे, लेकिन मैं पूरी मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि ये आपके फिगर्स जो है ये गलत हैं। आप लोग सिर्फ अपने प्रोग्राम में जो है वो मैं जो फिगर्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ की जो है ना बेबुनियाद बातें एक करते सर्वे है, ये सर्वे ये भी कहता है कि दहशतगर्दी की इस जंग में 40,000 के करीब मासूम शहरी शहीद हुए हैं, 5,000 के करीब सरकारी ऑफिशियल शहीद हुए हैं, $70 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। ये फिगर्स भी गलत हैं सारे। यार बात ये है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम कर क्या रहे हो। ये फिगर तो पूरे पाकिस्तान के जो तुम मेरे सामने रख रहे हो। अब आप तू तड़ाक पे आ गए, इस तरह तो तू तड़ाक इसलिए आ गए कि आप लोगों को, मैं आपसे बड़े तमीज के दायरे में रह के राणा साहब बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्या बात कर रहे हैं आप मुझे, और फिर आप इधर बैठ जाते हैं टेलीविजन के लोगों को मिसलीड करने के लिए। मतलब कि दाता साहब का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें लोग शहीद होते हैं, मार्केट का होता है, उसमें शहीद होते हैं, पुलिस अपनी तफ्तीश में लिख देती है कि हम मुल्जिमान को ट्रेस नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि फजूल बात है, आपको आप इसको फजूल बात कह रहे हैं। अब मैं आपके झूठ को जो है उसको उसकी मैं तईद करूं? क्या ये झूठ है? ये झूठ है, ये अदालत का ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, पुलिस की रिपोर्ट दे रहा हूँ और आप उसको झूठ कह रहे हैं। अगर ये झूठ है तो आपके अपने इदारे में ये झूठ बोला जा रहा है, आपकी अदालत में झूठ बोला जा रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा आपको, नहीं देखो ये मेरी बात नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर की जगलरी कर रहे हैं आप, यानी आप मिसलीड कर रहे हैं और लोगों को तो शायद राणा साहब नाउ यू हैव टू प्रूव कि मैंने किस तरह से मिसलीड किया। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने किस तरह से मिसलीड किया। हाँ, आपने मेरे साथ आप बात कर रहे हैं लाहौर की, मेरे साथ आप बात कर रहे हैं पंजाब की, और उसके बाद जो आप फिगर कोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान। वो जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो मैं पूरे पाकिस्तान की कर रहा हूँ। जो तफ्तीश के हवाले से मैंने बात की थी वो मैं 2 सुसाइड अटैक्स की कर रहा था जो कि पंजाब में, इस शहर में, आपके शहर में हुए, ठीक है, जिस सूबे के आप लॉ मिनिस्टर हैं। लेकिन स्टेटिस्टिक्स तो मैं ओवरऑल पाकिस्तान की, मैं सिर्फ पंजाबी तो नहीं हूँ राणा साहब, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बाकी सूबों की भी तो बात करूंगा। आपको इतना गुस्सा चढ़ गया है, लाहौर की कर रहे हो, आपको इस पे इतना गुस्सा आ गया है कि आपने मुझसे तू तड़ाक शुरू कर दिया बजाय इसके कि आप मेरे सवालों के जवाब दें टेररिज्म के हवाले। बात ये है ना कि तुम्हारा अंदाज ही बड़ा गलत है ना, बिल्कुल तुम जो है वो। ठीक है राणा साहब, हाँ मेरा अंदाज बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ। खुदकुश हमले इस मुल्क में होते चले जा रहे हैं, मासूम शहरी मरते चले जा रहे हैं, दहशतगर्द जो है वो बिफरते चले जा रहे हैं। अब हुकूमत को ये फैसला करना है कि वो सिर्फ डायलॉग की रट लगाए रखेगी या फिर वो वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे कोई ठीक स्ट्रॉन्ग किस्म की हिकमत अमली जो है वो अपनाएगी। कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्ते नाखुने का तिल, न आस्तीं पे निशान, न सुर्खिए लबे खंजर, न रंगे नोके सिना, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न सरफे खिदमते शाह के खून बहा देते, न दी की नजर के बेआनाए जजा देते, न रज़्म गाह में बरसा के मोतबिर होता, किसी अलम पे रकम के मुश्तहिर होता, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात, न वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खूने खाक नशीना था, रिस्क खाक के। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। सच बात तो यह है कि हुकूमत माने ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजिया है कि दोनों बम धमाकों में जो मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और ये बात ना सिर्फ पुलिस के रिकॉर्ड से वाजिया होती है बल्कि अदालत के रिकॉर्ड से और उसके हुक्मनामे से भी वाजिया होती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर खुदकुश बम धमाके होते रहेंगे और इसी तरह पुलिस की कारकर्दगी ऐसी रहेगी कि मुल्जिमान को ट्रेस ना किए जाने के वजह से पुलिस फाइल को दाखिल दफ्तर कर देगी और उसके ऊपर तफ्तीश बंद कर दी जाएगी, तो फिर खुदकुश बम धमाके तो होते रहेंगे। इस तरह से सिलसिला नहीं रुकेगा और ये हमारे इदारों की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी हुकूमत की नाअहली है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ये होता रहेगा तब तक
मोहम्मद आमिर और ताहिर के घर वाले जैसे कई और लोग ये पुकारते रहेंगे कि हमारे प्यारे जो इन खुदकुश बम धमाकों में शहीद हो गए, उनके लिए हमें इंसाफ चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका मुकदमा भी तवालत का शिकार है और अदालती निज़ाम से जुड़ी आपकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं, तो हमारे टेलीफोन, फेसबुक और ईमेल पर हमसे राब्ता करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0423578439 हमारा ईमेल एड्रेस mic@sama.tv या फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें facebook.com/इंसाफ चाहिए।